नमस्कार, उड़ान ऐसी अकेडमी की ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आगामी होने वाले सीजीपीएससी और व्यापम संबंधी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। देख रहे हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है। देखिएगा यहाँ पर जो अधिकारी लिखे हुए हैं ये मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन अधिकारियों का यहाँ पर विवरण दिया गया है और जिनका नाम दिया गया है वो अशोक के तीसरे शिलालेख में इनका नाम का उल्लेख आपको मिलेगा। और ये बताया गया है कि ये जो अधिकारी होते थे वो जिला स्तर के या उससे बीच में जो होते हैं, जिला स्तर और ग्राम के बीच में मध्य स्तर होता है, उनके बीच में कार्यों का संचालन करते थे। इन अधिकारियों के बारे में बताया गया है, एक होता था प्रादेशिक, दूसरा होता था कौन सा, रज्जुक, और तीसरा होता था युक्त। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, युक्त जो होता था वो लगान वसूल करता था, रज्जुक जो होता था भूमि मापन करता था, और प्रादेशिक सभी अधिकारियों की सूचना समाहर्ता को देता था। ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था, फिर उसके बाद ये होता था, फिर उसके बाद ये होता था। तो अब देखिएगा आपको अवरोही क्रम में पूछा गया है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग में पूछता आरोही क्रम में तो उल्टा लिखना पड़ता। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा अधिकारी या कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक। तो ये क्या है, आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। देखिए जब आप मौर्यकाल ही पढ़ते हैं और मौर्यकाल में अर्थशास्त्र में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया है जो मौर्य काल में प्रचलित है। जैसे दो अगर मैं बताऊं तो एक होता है मंडल सिद्धांत, जिसमें 12 प्रकार के मित्रों की चर्चा होती है, 12 प्रकार के राज्यों के बारे में। अब इसमें है राज्य संचालन के लिए सप्तांग सिद्धांत की उल्लेख किया गया है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है ना। सबसे पहले क्या होना होता है, राजा, फिर अमात्य, फिर जनपद, फिर उसके बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद कौन आता है, कोश, कोश के बाद सेना, और सेना के बाद जो आते हैं वो मित्र आते हैं। अब ये है कि कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जाम में 4 नाम दे देगा इनमें से और बोलेगा इनको क्रम से जमाओ। दूसरा ये हो सकता है कि कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे देखो राजकुमार, आचार्य, व्यापारी, ये तो है नहीं। अधीनस्थ, ये भी नहीं है। यहाँ पर नित्य, राग, मल्लयुद्ध, ये भी नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, राजा, जनपद, मित्र और कोश दिख रहा है। यही क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा। जैसे आज क्या देते हैं, राज्य की परिभाषा में 4 तत्वों के बारे में बताते हैं कि एक भूभाग होना चाहिए, फिर जनसंख्या होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और सरकार संप्रभु होना चाहिए। ये 4 चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन मौर्य काल में चाणक्य ने इन 7 तत्वों का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। जो अन्य बातें हैं वो भी मैंने साथ में बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, सातवाहन, गुप्त, शुंग, वर्धन, और उसके बाद लिखा है इन राजवंशों को कालक्रम क्या है। तो सातवाहन जो है सबसे पहले आते हैं इन सब में। अच्छा, सातवाहन जो है यहां पर आएगा तो आप देखिएगा, जैसे अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूं तो आप देखें हर्यक वंश, हर्यक वंश, फिर होता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, फिर विदेशी आक्रमण के बाद आते हैं गुप्त, गुप्त के बाद आता है गुप्तोत्तर काल में ही वर्धन वंश पढ़ते हैं आप। तो अब देखिएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली कौन है सबसे पहले। तो मुझे दिख रहा है क्या, शुंग, मतलब थर्ड पहले होना चाहिए, शुंग पहले आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखो शुंग के बाद क्या है, सातवाहन, मतलब क्या होना चाहिए, 1। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, गुप्त, गुप्त कहाँ दिखा है, सेकंड में। फिर उसके बाद वर्धन वंश, तो ये 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो ये आपका रहा सही आंसर। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप ऐसे प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो ये सीक्वेंस आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर एक तरफ नित्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है, उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं गरबा, जी हाँ, गरबा जो प्रसिद्ध है कहाँ है, गुजरात में है ना। अभी जब आप देखेंगे नवरात्र प्रारंभ होगा तो गरबे की धूम होती है पूरा गुजरात के साथ साथ पूरे भारत में। इसका हर्षोल्लास से मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है गरबा। मोहिनी अट्टम जो है ये गलत, मोहिनी अट्टम जो है आपके केरल का प्रसिद्ध क्या है, नृत्य है।
वही यक्षगान जो है कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। एक यक्षिणी शैली होती थी प्राचीन कर्नाटक में, जो नृत्य और संगीत का मिश्रित शैली होता था, उसी से यक्षगान का निर्माण हुआ है। तो ये 1 और 3 क्या है आपके सही आंसर है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग उन्होंने किया जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आते हैं भक्ति आंदोलन को। तो ऐसा कौन है, तो याद रखना रामानंद जी। रामानंद जी ने क्या किया है, एक तो ये याद रखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आए भक्ति आंदोलन। इन्होंने जात पात को अलग कर दिया और अपने अपने शिष्यों में अलग अलग जाति धर्म के लोगों को शामिल किया। जैसे कि कबीरदास जी इनके शिष्य थे, नाई एक नाई थे, फिर उसके बाद पीपा वो भी थे, आपके रैदास जी सब इनके शिष्य थे। तो जात पात को और महिलाओं के द्वार भी इन्होंने क्या किए थे, भक्ति आंदोलन के लिए खोले थे। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रश्न में जो लिखा है हिंदी का जो प्रयोग किया है वो रामानंद जी ने ही सबसे पहले किया हुआ है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा है, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया है। तो जब आप पढ़ते हैं पल्लव राजवंश, पल्लव वंश तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध राजवंश पल्लव, जिनकी राजधानी होती थी कांचीपुरम। अब यहां पर थोड़ा देखिएगा, ये स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज भी मानते थे। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट, यहां पर शासक आते हैं जिनका नाम होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम कार्यकाल भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 630 के आसपास से इनका शासन का चालू होता है 668 तक। इनके दरबार में ही कौन आते हैं, वेंसांग आते हैं। एक पॉइंट ये याद रखें, उपाधि इनकी होती है मामल्ल, मामल्ल। और मामल्ल शैली के द्वारा ही वो रथ मंदिरों का निर्माण कराते हैं, जो एकाश्म बलुआ पत्थर से बने होते हैं। एक पत्थर को तराश कर क्या किया जाता था, मंदिरों का निर्माण किया जाता। तो महाबलीपुरम नामक नगर का निर्माण कराकर इन्होंने क्या किया, रथ मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पल्लव वंश के द्वारा क्या किया गया है, ये निर्माण किया गया है। अब अगला प्रश्न है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया है। जब आप पढ़ेंगे राष्ट्रकूट मंदिर दक्षिण में, अच्छा राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे दक्षिण भारत में, तब आप ये देखते हैं क्या कि यहाँ पर इसके जो संस्थापक आते हैं, इनका नाम भी याद रखें आप, दंती दुर्ग या दंती वर्मन। दंती दुर्ग या दंती वर्मन जो है ये सामंत हुआ करते थे किनके, चालुक्य के, बदामी चालुक्य के सामंत हुआ करते थे। बदामी चालुक्य का अंत करके इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और इन्हीं के उत्तराधिकारी होते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ही है जिन्होंने क्या किया है, एलोरा में जो पर्वत उसको काट कर शिव मंदिर का निर्माण कराया है। तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रकूट वंश के कौन सा शासक आ जाएंगे, कृष्ण प्रथम, यही है जिन्होंने एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, एक तरफ लिखा है त्योहार और दूसरी तरफ लिखा हुआ क्या, राज्य से संबंधित जो वो नृत्य है वो बताया गया है। तो आपको सही जो है मैच करना है, मतलब कौन किससे मिलता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए बिहू, हम हमेशा जानते हैं बिहू जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है, आसाम में। तो आपका ए का ए होना चाहिए। इसके बाद ओणम जो है वो केरल में ही प्रसिद्ध है, पोंगल तमिलनाडु में ही, साखी वो कहाँ है, पंजाब में। तो 1 2 3 4 जहां पर आपको मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको व्यापम में देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में अभी ओणम मनाया गया है अगस्त के लास्ट में, 30 के अगस्त के आसपास में। फिर उसके बाद देखिएगा अगला अभी जो है नृत्य से संबंधित है और राज्य से संबंधित है। अगर बात करें कथक, तो कथक 100% कहाँ होता है आपका, कथक 100% कहाँ होता है आपके, उत्तर प्रदेश में होता है। ये उत्तर भारतीय नृत्य है। वही कुचिपुड़ी जो है आपके आंध्र प्रदेश में होता है। मोहिनीअट्टम जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में देखा ही है, वो कहाँ का है नृत्य है, केरल का। और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो देखो ए, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, यक्षगान कर्नाटक में, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रसिद्ध है कुछ और इधर क्या है, राज्य। तो प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताया गया है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, राज्य। अब देखिएगा कुछ कुछ आपको पता ही होता है जब आप पढ़ते हैं
जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 100% दो पता है, इसमें से पता तो मुझे सब है, लेकिन अब जब पढ़ रहे होते हैं तब क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एक दो ही याद आते हैं, वो एक दो ही आपको क्या करते हैं, आंसर दिला देते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी, आप नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा बहुत तो सुनते रहते होंगे, तिरुपति बालाजी कहाँ मिलते हैं आपको, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। तो अब तिरुपति बालाजी मतलब उधर का डी में एक देखना है, तो ये दो जगह दिख रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं ना कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब मुझे एक और मंदिर पता है, कंदरिया महादेव मंदिर, चंदेल वंशीय शासक विद्याधर ने बनाया था, कहाँ, खजुराहो में, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया। तो आपको देखना है कि डी में 1 होना चाहिए और सी में 3 होना चाहिए, यही मिल रहा है बस, बाकी आप मिला लो। ये कर्नाटक में है। और राजरानी मंदिर, एक मिनट, राजरानी मंदिर कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट मैच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, शासक और दूसरे तरफ उनकी उपाधि लिखी हुई है। जब आप पढ़ते हो शासक या अशोक के बारे में, तो अशोक की एक उपाधि मिलती है, कौन सी, देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, है ना, सम्राट अशोक, मगध राज, बहुत सारे नाम मिलते हैं, और इनको उज्जैनी करमोली भी कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा कनिष्क की जो राजधानी है वो क्या है, कनिष्क का जो उपाधि है वो क्या है, वो देवपुत्र है। फिर उसके बाद खारवेल, तो खारवेल तो कलिंग के राजा थे, तो कलिंग चक्रवर्ती इनको बोला जाता था। कुमार गुप्त की उपाधि जो होती थी वो महेंद्रादित्य होती थी, मतलब विक्रमादित्य तो किसी के में नहीं आएगा, है ना। तो एक जो है ऑप्शन में कहीं नहीं होना चाहिए, तो एक यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और एक कहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, मतलब आपका जो परफेक्ट आंसर बाकी है वो ये। तो ए का 5 आ गया, बी का क्या आ गया, 4 आ गया, सी का आ गया क्या, 2, और डी का आ गया 3। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे कनिष्क लोग ही जो कुषाण थे, उन्होंने ही कैसर और महाराजा धीराज और देवपुत्र जैसी उपाधियों का प्रचलन भारत में प्रारंभ कराया था। तो महाराजा धीराज आगे चलकर, कुषाण के बाद गुप्त लोग इसको कैरी करेंगे, फिर आगे चलकर और भी जो राजवंश स्थापित होते हैं राजा, उनके द्वारा इस उपाधि का प्रयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है एक युद्ध संबंधी है, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, समय लिखा हुआ है। तो एक तरफ लिखा है क्या, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये होता है कब, 1556 में। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, किनके किनके बीच, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। आसिरगढ़ युद्ध जो होता है, जो अकबर का अंतिम युद्ध माना जाता है, वो होता है 1601 में। फिर सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में होता है। इस युद्ध में दारा शिको को पराजित करते हैं कौन कौन मिलकर, तो औरंगजेब और उनका भाई मुराद बख्श। और उसके बाद जो होता है कि औरंगजेब क्या करते हैं, अपने भाई मुराद बख्श की हत्या कर देते हैं, और यहाँ पर राज्याभिषेक करते हैं आगरा में अबुल मुजफ्फर आलमगीर के नाम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि फर्स्ट का मुझे 3 चाहिए, फर्स्ट में 3 कहाँ दिख रहा है, एक में ही दिख रहा है, यही आपका होगा क्या आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार क्या कीजिए, अंकित करें और युद्ध स्थल के नाम बताएं। तो देखिएगा, हुमायूं जो है बहुत सारा युद्ध लड़ते हैं। हुमायूं के अगर जो युद्ध नाम लिखे हुए हैं, एक तो चौसा जो बिहार में लड़ा जाता है शेर शाह से, जिसमें हुमायूं हार जाते हैं और घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाते हैं, जहां निजाम नामक भिश्ती उनकी जान बचाएगा और उनको बोला जाएगा क्या, एक दिन का बादशाह बनाया जाता है। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो होता है वो 1540 के आसपास में होता है। फिर और हाँ, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध ये पहले होता है 1555 के आसपास में। और फिर होता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध ये 1556 के आसपास में होता है। तो आप देखिएगा, चौसा होना चाहिए और कन्नौज होना चाहिए, चौसा, कन्नौज, मच्छीवाड़ा और कौन सा आपका सरहिंद। तो ये जो है इसमें बी सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक तरफ तो सूफी संत और उसको मानने वाले दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो शाखा है, सूफी संतों की जो शाखा है, जो सिलसिले हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब देखिएगा, जब हम पढ़ते रहते हैं क्लास में तो 2-3 चीजें तो नाम से ही पता चल जाती हैं, उसी के गैस करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती लिखा है तो चिश्तिया संप्रदाय से। तो आप देखेंगे ए में 3 चाहिए, तो ए में 3 एक ही जगह मिल रहा है, तो ये तो काफी ज्यादा आसान हो गया। और अगर देखते हैं तो दारा शिको जो है कादरिया संप्रदाय से संबंधित है। वहीं पर अब देखोगे आप तो यहाँ सिहाबुद्दीन जो है सुरहावर्दी से है, सिहाबुद्दीन सुरहावर्दी, और सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी से है। तो यहाँ पर ये सबसे उदारवादी होते थे कादरिया, और ये सबसे क्या होते थे, कट्टरवादी थे। नक्शबंदी जो होते थे
कट्टर होते थे। तो ये थोड़ा बहुत और ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ पुस्तक का नाम और दूसरी तरफ लिखा हुआ लेखक का नाम। तो मनुचरितम, मनुचरितम जो है इसकी रचना जो है तेलुगु साहित्य के पितामह कहे जाने वाले अलसानी पेड्डन ने की है। इस ग्रंथ में विजयनगर कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो आप देखिएगा अलसानी पेड्डन ये कहां पर है आपके 3 में। पारिजात हरण ये किसने लिखा है, नदी तिम्मन ने लिखा है। पांडुरंग महामात्यम ये लिखा है किसने, तेनाली रामकृष्ण। अमुक्तमाल्य ये रचना जो है कृष्णदेव राय ने लिखा है। तो मुझे 4 में 4 चाहिए और एक ही जगह ये मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो ए का 3rd सही है, बी का 2 सही है, बी का 2 सही है, फिर सी का 1 सही है और डी का 4 सही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया। अब देखिए औरंगजेब से पहले पहले जितने भी क्षेत्र थे वो सब के सब मुगल आधिपत्य शामिल हो चुके थे। दक्षिण भारत में 2 ही क्षेत्र थे जहां पर मुगलों का अधिकार नहीं हुआ था। एक था आपका बीजापुर और दूसरा था गोलकुंडा। इन दोनों पर अधिकार स्थापित करते हैं कौन, औरंगजेब। यहां पर अभियान करेंगे कब, तो 1686 को, और यहां पर अभियान करेंगे 1687 को, और दोनों पर अपना आधिपत्य करके उसको 20वां और 21वां प्रांत के रूप में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बीजापुर और गोलकुंडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सही है। सही है पूछा है, देखना ना। लिखा है इसकी स्थापना इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी रॉयल चार्टर के अनुसार की गई थी। बिल्कुल सही है, रॉयल चार्टर जारी हुआ था। कंपनी के कप्तान हॉकिंस को 1608 में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में भेजा था। ये शाहजहां के दरबार में नहीं आए थे, ये आए थे कहाँ, किनके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला वाला सही रहेगा। तो हमको क्या पूछा गया है, सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। सरदेशमुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया। ठीक है, सही था। दूसरा है मराठों द्वारा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। वो क्षेत्र जो मराठों के अधीन आते थे, जहां मराठा बोलते थे यहाँ पर हमारा नियंत्रण था, लेकिन यहाँ पर कोई और शासक है और वो मराठों की अधीनता के अंदर स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता है, तो वो अपने कुल उत्पादन का 10% हिस्सा पहुंचा देता था, जिसको सरदेशमुखी कहा जाता था। और वही पड़ोसी राज्य जो मराठों को इसलिए पैसे देते थे ताकि मराठों का आक्रमण उनके क्षेत्र में ना हो, तो होता था चौथ, जो आय का कितना होता था, चौथाई हिस्सा होता था। अब यहाँ कौन सा सही है, तो आपका दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अब देखिएगा जो 5वें गुरु होते हैं और 9वें गुरु होते हैं, 5वें गुरु होते हैं अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, और 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर जी। इन दोनों को ही फांसी या मृत्युदंड दिया गया था। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो इनको जहांगीर के द्वारा और इनको औरंगजेब के द्वारा। तो यहां पर आपका उत्तर जो हो जाएगा अर्जुन देव जी और तेग बहादुर जी। तो आपका आंसर 2 और 4 ये आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा है, अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सही रूप में व्यवस्थित कीजिए। मीर जाफर की मृत्यु, अगर मैं पहले की बात करूं मीर जाफर, तो मीर जाफर की जो मृत्यु है जनवरी 1765 में होता है। फिर है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है अक्टूबर 1764 में होता है। फिर है ब्लैक होल की घटना, तो ब्लैक होल की जो घटना है वो जून 1756 में होता है। और फिर लिखा है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जो है अगस्त 1765 में होता है। तो आप देखिएगा सबसे पहले जो होने वाली घटना है वो तो यही है, मतलब 3 आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर देखें तो सेकंड आना चाहिए, फिर देखें तो 1 और फिर आए तो 4। तो 3214 सही है। और लास्ट में क्या है, गवर्नर जनरल का कार्यकाल की समाप्ति। तो जो पहला कार्यकाल होता है इनका
ये 1760 में खत्म होता है। तो इसका मतलब ये है, ये 5वें नंबर में है ना, तो ये जो 5वां नंबर है 1760 में, तो किसके बाद आना चाहिए, इसके बाद। तो मतलब हमें क्या चाहिए, 3 के बाद 5 चाहिए, तो 3 के बाद 5, 3 5 2 1 4, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम लिखिए। तो होम रूल लीग, तिलक जी का जो होम रूल लीग है वो अप्रैल 1916 में चालू हो जाता है, तो पहले का तो 1916। फिर कामागाटा मारू जो प्रसंग है, ये जो सेकंड घटना है, ये होता है कब, लगभग मई से सितंबर के बीच में होता है 1914 में। फिर गांधी जी का भारत आगमन, तो गांधी जी का भारत आगमन कब होता है, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को इनका भारत आगमन होता है। तो सबसे पहला जो घटना हो रहा है वो 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर उसके बाद कौन सा हो रहा है, 1। तो 231, 231 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में भी मैंने आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए हैं। आशा करता हूं ऐसे ही प्रश्न आपको कहाँ मिले, आपको एग्जाम में मिले। अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।